जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भोकाल महोत्सव में ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 14 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने तैयारी के भोकाल महोत्सव में शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन में 14 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 14 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है इसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर दिखाता है। ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल अवतल दर्पण और आपका चौथा है समतल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और जो प्रतिबिंब बनाता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण भी क्या करता है, तो वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ अवतल दर्पण जो है वो वस्तु के आकार के बराबर का भी प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता ही बनाता है, लेकिन एक केस में ये भी क्या करता है, तो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। तो अब समस्या ये है कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर दिखाता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो है सदैव। और ध्यान में रखेंगे कि सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। और मेरे मित्र क्वेश्चन को आप ऐसे समझेंगे कि क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि आपके इन चारों दर्पण में से कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण की, किसकी बात करते चला, समतल दर्पण की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। और समतल दर्पण जो है वो क्या करता है, तो गुरुजी ये हमेशा वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ये हमेशा क्या करता है, तो वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही साथ समतल दर्पण के द्वारा जो बनाई गई प्रतिबिंब होती है वो क्या होता है, तो गुरुजी प्रतिबिंब का आकार जो होता है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। और समतल दर्पण का ये प्रॉपर्टीज ही इसको क्या करता है, तो और दर्पण से अलग करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की, किसकी बात करते हैं, अवतल दर्पण की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अवतल दर्पण जो है वो एक केस में, अवतल दर्पण जो है वो एक केस में जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, P और F के बीच में रखा जाता है, तब ये क्या करता है, तो गुरुजी तब ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि आभासी बनेगा तो सर प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण सिर्फ एक केस में जब वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तब क्या करता है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही एक केस में ये क्या करता है, तो गुरुजी वस्तु के आकार के बराबर का भी प्रतिबिंब बनाता है। एक केस में ये क्या करता है, तो वस्तु के आकार के बराबर का भी क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इमेज फॉर्म करता है। इमेज क्या करता है सर, फॉर्म करता है, यानी कि प्रतिबिंब बनाता है। और मेरे मित्र वो केस क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है,
लेकिन प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो आप कहते हैं वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो एक केस में आपका हमेशा नहीं अवतल दर्पण जो है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है, और एक केस में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। और ये भी क्या है, तो सर स्पेशल केस है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और साथ ही साथ इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर हमेशा नहीं होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। और इसी तरह मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण की, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण जो है ये भी एक केस में जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। और साथ ही उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वो क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसका नेचर होता है कि उत्तल दर्पण में ध्रुव वाले वस्तु स्थिति को छोड़ करके और किसी भी जगह पे वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप कहेंगे आभासी बनेगा, और साथ ही साथ सीधा होगा, और क्या कहेंगे, छोटा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका उत्तल और अवतल दर्पण है इसमें क्या होता है, तो एक एक केस में आपका वस्तु के बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन क्या होता है गुरुजी, उत्तल दर्पण में हमेशा ध्रुव को छोड़ करके हर एक स्थिति में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा। और अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें तो हर तरह का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण एक हमारा ऐसा दर्पण है जिससे जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी होगा, सीधा होगा, और साथ ही साथ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का होगा। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी हमसे तो क्वेश्चन हमेशा करके पूछा जा रहा है। हम लोग सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो समतल अवतल दर्पण भी है। तो मेरे मित्र समतल अवतल दर्पण नहीं होता है, समतल अवतल लेंस की बात हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग लेंस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का डैश वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करता है। ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है वजन, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है परनोद। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि शरीर का आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बल है जिसके साथ पृथ्वी हर एक बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। कैसे, तो हम सबों को मालूम है कि इंसान हो या फिर कोई अदर जानवर हो, हर एक के बॉडी में क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी हर एक के बॉडी में मास होगा, यानी कि द्रव्यमान होगा। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर किस त्वरण से खींचती है, आप कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, अगर वो पृथ्वी पे है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर किस त्वरण से खींचेगी, आप कहेंगे कि गुरुजी गुरुत्वीय त्वरण जी से खींचेगी। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे मास भी है और गुरुत्वीय त्वरण भी है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो mg है वो किसके बराबर होता है, तो वस्तु, व्यक्ति या पिंड के वेट के बराबर होता है। और इसी वेट को हम लोग हिंदी में भार कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। और ये क्या है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये एक प्रकार का बल है। क्या है, एक प्रकार का बल है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो हर एक वस्तु को या किसी भी इंसान को अपनी ओर खींचती है, वो किससे खींचती है, तो गुरुजी ये जो भार है इस भार के बराबर बल से अपनी ओर खींचती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी उसे ही हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शरीर का डैश वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। आप कहेंगे कि गुरुजी शरीर का वजन वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे क्या करती है, तो अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, भार किस प्रकार की राशि है, आप कहेंगे सदिश राशि है। किस पे डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा बॉडी होगा उसके भार में भी परिवर्तन होगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में संवेग है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। और साथ ही आपके ऑप्शन में द्रव्यमान भी है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, जबकि किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो परनोद भी है। मैंने पीछे के सेशन में भी आपको बताया था और अभी भी आप सभी समझ लेंगे कि परनोद को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं
कि गुरुजी ये जो थ्रस्ट होता है, ये जो थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्वारा सतह के लंबवत लगाया हुआ बल होता है। जो थ्रस्ट है वो क्या है, तो एक प्रकार का बल है, और ये कैसे एग्जर्ट होती है, तो किसी भी सतह के लंबवत एग्जर्ट होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा कोई टेबल है और इस पर कोई बुक रखा हुआ है या कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये वस्तु, ये जो हमारा बुक होगा उसके द्वारा इस टेबल के सतह पे बल लगेगा, और ये जो बल होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे लंबवत होगा। मेरे मित्र, इसी लंबवत बल को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि चूंकि थ्रस्ट भी आपका एक प्रकार का बल ही है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि ये बताओ कि थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रेशर गुना एरिया क्या हो जाता है, थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला हो जाता है। और मेरे मित्र, इसी फॉर्मूला से आप प्रेशर के लिए एक अलग फॉर्मूला भी इवेल्युएट कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा थ्रस्ट बटा एरिया। क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बटा एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहेंगे परनोद बटा क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, परनोद बटा क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आप सभी इसका ख्याल रखेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभावित पीएच डैश होगा। ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 1। मेरे मित्र, पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात करी जाएगी, किसकी बात करी जाएगी, नीला लिटमस लाल होने की। नीला लिटमस किस में बदल जाएगा, तो सर लाल लिटमस में बदल जाए। लाल लिटमस में क्या हो जाए सर, बदल जाए। तो आप समझ जाना कि जिस पदार्थ के चलते नीला लिटमस जो है वो लाल लिटमस में बदल रहा है, वो पदार्थ हमारा क्या है, वो पदार्थ हमारा अम्ल है। और मेरे मित्र, कहीं से इसमें कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये चीज़ मालूम न हो कि जो अम्ल है इसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी अम्ल का पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका लाल लिटमस किसी पदार्थ के उपस्थिति में किस में बदल जाए, नीला लिटमस में बदल जाए। किस में बदल जाए, नीला लिटमस में बदल जाए। नीला लिटमस में बदल जाए, तो आप समझ जाना कि जिस पदार्थ के चलते आपका लाल लिटमस नीला लिटमस में बदल रहा है, वो पदार्थ हमारा क्या है, वो पदार्थ हमारा भस्म है, यानी कि क्षार है या फिर बेस है। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि जो भस्म होते हैं इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, और जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। और मेरे मित्र, आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो न्यूट्रल होता है, यानी कि जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, क्या है सर, तो उदासीन है, उदास कहीं पे बैठा हुआ है, तो कितना अंक लेके बैठा रहेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये 7 अंक लेके बैठा हुआ रहेगा। मतलब ये हुआ कि उदासीन विलयन जो होंगे उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे एग्जैक्ट 7 होगा। उदासीन विलयन जो होंगे उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे एग्जैक्टली 7 होगा। मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस नीला हो जाएगा, बेस हो जाएगा, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपका 7 से ज़्यादा कौन है, आप कहेंगे गुरुजी पहले ऑप्शन में 5 है, 7 से कम है, हमको क्या देखना है, 7 से ज़्यादा। दूसरे ऑप्शन में 10 है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो 7 से ज़्यादा है, और तीसरे ऑप्शन में 7 है, और आपके चौथे ऑप्शन में 1 है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 7 से ज़्यादा तो 10 है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सर। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तापमान की एसआई इकाई है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, और केल्विन हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आप तापमान की बात कर रहे हैं और कभी कभी जो आप उष्मा की बात करते हैं, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं।
ऊष्मा क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और तापमान क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के हॉटनेस यानी कि उसके उष्णता और कोल्डनेस यानी कि उसका जो ठंडता होता है, यानी कि जो उसका कोल्डनेस होता है, उसका माप होता है। तो कोई भी पूछे कि क्या हीट और टेम्परेचर दोनों सेम है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हीट क्या है? तो आप कहेंगे हीट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जबकि टेम्परेचर क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा का माप है। टेम्परेचर क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का माप है, जो क्या बताता है? तो आपको बताता है कि कोई भी वस्तु कितना गर्म या फिर ठंडा है, कितना गर्म या ठंडा है। तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, टेम्परेचर को तो हम लोग एसआई यूनिट में केल्विन में मापते ही हैं, लेकिन टेम्परेचर मापने के और भी क्या हैं? तो सर कई सारे स्केल होते हैं। और अगर हम लोग टेम्परेचर मापने के स्केल की बात करें तो जो आपका डिग्री सेल्सियस है, साथ ही साथ जो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, साथ ही साथ जो आपका रूमर स्केल है, केल्विन स्केल है, और साथ ही जो आपका रैंकिन स्केल है, ये सब के सब क्या हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी टेम्परेचर मापने के यानी कि ताप मापने के अलग अलग स्केल हैं। और ध्यान देंगे आपके ग्रुप डी एग्जाम में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है C/5 = F-32/9 होता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। इस पिंड द्वारा निहित गतिज ऊर्जा क्या है? कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में मास जो है वो 10 केजी है और साथ ही साथ वेग जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है। हमसे के पूछा जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। के = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हाफ mv²। हाफ mv², हाफ तो रहेगा ही, मास के जगह 10 हो जाएगा, v² है तो 6 × 6 कर दीजिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 × 6 = 180 जूल हो जाएगा। देख लीजिए सर 180 जूल आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ ने जब अपना कार्य करना शुरू किया था उस समय डैश तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 62, तीसरा ऑप्शन है 65 और चौथा ऑप्शन है 56। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आप कहिएगा 63। और साथ ही न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 56। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 और न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण सबसे पहले किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सबसे पहले किसने सजाया? आप कहेंगे मेंडलीफ ने सजाया। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ, न्यूलैंड और साथ ही डॉबरेनर का जो आवर्त सारणी के लिए अपना अलग अलग नियम था वो किस पे आधारित था? आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ने तत्वों के गुणों को समझने के लिए कौन सा नियम दिया था? तो ऑक्टेव रूल दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये एक्चुअली किससे प्रेरित था? तो आप कहेंगे कि गुरुजी संगीत के स्वर से प्रेरित था। संगीत के स्वर से प्रेरित था। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम डैश से संबंधित है। आप कहेंगे संगीत के स्वर से संबंधित है या फिर संगीत के स्वर से प्रेरित था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है वेग। क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है कार्य की। कार्य क्या होता है? आप कहते हैं अदिश राशि होता है। साथ ही साथ आपके ऑप्शन में संवेग दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? बल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? तो गुरुजी वेग दिया हुआ है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी सदिश हो जाएगा। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, जबकि अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसको बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है कि निम्न में से किस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब कार्य को बताने के लिए सिर्फ हमको परिमाण की जरूरत होती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें दिशा नहीं होता है। और आप क्या कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है आपेक्षिक घनत्व और चौथा ऑप्शन है दाब। क्या कहिएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में घनत्व की बात की जा रही है और हम सबों को मालूम है कि द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि मास बटा वॉल्यूम क्या होता है? आप कहेंगे डेंसिटी होता है। और द्रव्यमान के लिए यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? तो गुरुजी द्रव्यमान के लिए यूनिट हम लोग केजी लिखते हैं और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो घनत्व का जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है? आप कहेंगे केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। मतलब ये हुआ कि घनत्व का यूनिट होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान। आप कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान का भी यूनिट होता है और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? तो आप कहते हैं केजी होता है। और आपका तीसरा ऑप्शन है आपेक्षिक घनत्व। मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्षिक घनत्व भी कहते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आपेक्षिक घनत्व हो या फिर सापेक्षिक घनत्व हो, इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसके लिए फॉर्मूला होता है रो सब्सटेंस बटा रो वाटर। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो नया चीज़ है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये जो रो का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम लोग घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहेंगे रो से। तो यहाँ पे मैंने लिखा रो सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व अब बटा यहाँ पे लिखा रो वाटर। तो आप कहेंगे पदार्थ का घनत्व बटा ये हो जाएगा जल का घनत्व। क्या हो जाएगा? जल का घनत्व। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व बोला जाता है। और ये क्या है? तो आप कहते हैं कि ये एक शुद्ध संख्या है। क्या है? शुद्ध संख्या है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और आपके ऑप्शन में है दाब। आप कहिएगा गुरुजी इसका यूनिट पास्कल होता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? आप कहेंगे आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां डैश के कारण मोटी होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी दृढ़ ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन के जमाव के चलते क्या होती है? मोटी होती है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी लिग्निन जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो काइटिन भी है, तो ये बताओ कि काइटिन से किस चीज़ का कोशिका भित्ति बना होता है? तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। और आपका तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन। आप कहेंगे कि स्थूल कोण जो किनारे पर आपका स्थूल कोण ऊतक, तो स्थूल कोण ऊतक जो आपका किनारे पे मोटा होता है वो किसके उपस्थिति के चलते? सेलुलोज और पैक्टिन की उपस्थिति के चलते। और आपके अगले ऑप्शन में है सुबेरिन। आप कहेंगे पीछे के सेशन में आपने बताया है कि जो कॉर्क कोशिका होती है, जो कॉर्क कोशिका होती है उसके कोशिका भित्ति में क्या रहता है? तो आप कहते हैं सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ रहता है जो क्या करता है? तो गुरुजी जल और गैस के लिए कॉर्क कोशिका को अपारगम्य बनाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति डैश मीटर पर सेकेंड होती है। मेरे मित्र इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, आप सभी सीधे सीधे याद रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में जो साउंड की स्पीड होती है, जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? आप कहेंगे 6420 मीटर पर सेकेंड होती है।
तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 6420 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जठर ग्रंथियां डैश की स्थिति में उपस्थित होती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जठर ग्रंथियां डैश की भित्ति में उपस्थित होती है। यहाँ पे स्थिति लिख दिया गया है, तो इसको आप सुधार लेंगे। क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके बॉडी में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ध्यान में रखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है, वो आपके शरीर में किसके भित्ति में उपस्थित होती है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो जठर ग्रंथि है, ये हमारे शरीर में अमाशय में उपस्थित होती है। कहाँ पे उपस्थित होती है? अमाशय में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एस्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमक कहते हैं। और ध्यान देंगे कि जठर ग्रंथि को अमाशय ग्रंथि भी बोला जाता है। और जठर ग्रंथि जो है वो आपके पेट में जो अमाशय होता है उसमें सर क्या होता है? तो अमाशय के भित्ति में स्थित होता है। जठर ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है? तो आपके स्टमक के अमाशय के भित्ति में स्थित होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जठर ग्रंथियां डैश की भित्ति में उपस्थित होती है, आपके पहले ऑप्शन में है आंत्र, दूसरे ऑप्शन में है पेट, तीसरे ऑप्शन में यकृत और चौथे ऑप्शन में अग्नाशय। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो ये पेट में उपस्थित होगा, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि बेली का मतलब क्या होता है? पेट होता है। और पेट में क्या होता है? तो गुरुजी स्टमक रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में हम लोग स्टमक का मतलब ही पेट समझ लेते हैं, जो कि सर बायोलॉजिकली सही नहीं है। क्या कहेंगे कि जो स्टमक है इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। और अमाशय के भित्ति में क्या होता है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये जठर ग्रंथि क्या सेक्रेट करती है, क्या स्रावित करती है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जठर रस स्रावित करती है, जो किसके लिए जरूरी होता है? भोजन के पाचन के लिए जरूरी होता है। और इसी जठर रस में आपका कौन सा एसिड रहता है? तो गुरुजी HCl होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन रहता है। और इस तीनों का कंपोजिशन क्या कहलाता है? जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि जठर रस में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जो आंत्र दिया हुआ है, ये आंत्र क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो आंत्र दिया हुआ है और साथ ही साथ जो आप सभी आंत का मीनिंग समझते हैं, दोनों क्या है सर? अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। आंत का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी आंत का मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन। और आपको मालूम है कि आंत आपके शरीर में क्या है? तो गुरुजी दो गो है, एगो छोटी आंत, एगो बड़ी आंत। लेकिन ये जो आंत्र है सर, ये एक्चुअली में क्या होता है? तो गुरुजी ये आंत्र ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं। और ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है, ये क्या करता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये आंत रस स्रावित करता है। क्या करता है? आंत रस स्रावित करता है। और ये कहाँ पे होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है। ये जो आपका आंत है और ये जो आपका आंत्र है, दोनों क्या है सर? तो अलग अलग है। इसके बीच में आप डिफरेंसेस हमेशा ध्यान में रखेंगे। जहाँ पे भी आंत्र लिखा हुआ रहेंगे आप समझ जाएंगे कि ये आंत्र ग्रंथि की बात की जा रही है, जो कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। और जहाँ पे आंत लिखा हुआ रहेगा आप समझ जाना कि ये छोटी आंत और बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो यकृत भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यकृत को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और ये क्या स्रावित करता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी यकृत जो है वो पित्तरस स्रावित करता है। क्या करता है? पित्तरस स्रावित करता है। और ये पित्तरस कहाँ पे संचयित होता है? आप कहते हैं पित्ताशय में संचयित होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में अग्नाशय भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र इसी को हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। और यहाँ से भी क्या होता है? आप कहेंगे पाचक रस निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, अग्नाशयी रस कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशयी रस को क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से रस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है? आप कहेंगे अग्नाशयी रस को या पेनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्प के प्रजनन भाग डैश हैं
ऑप्शन है बाह्य दल और अंडप, दूसरा ऑप्शन है बाह्य दल और पंखुड़ी, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर और अंडप, और आपका चौथा ऑप्शन है बाह्य दल और पुंकेसर। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको फ्लावर का एक छोटा सा संरचना समझना होगा। ध्यान देंगे बोर्ड पे, सारी चीज़ें अपने आप सर क्लियर हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तो कोई फूल का संरचना है, कोई फूल का संरचना है। ये आपका कोई फ्लावर है और ये क्या है, तो सर इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी क्या होता है, तो गुरुजी हरी हरी छोटा साइज में पत्ता होता है, और ये जो आपका थैला जैसा संरचना दिख रहा है जिस पे ये पूरा फ्लावर है, इसी को आप क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और साथ ही ये जो आपका डंठल दिख रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। और ये जो आपका हरी हरी छोटी पत्तीनुमा संरचना दिखाई पड़ती है, इसी को आप क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल, जो कि पुष्प का क्या कहलाता है, फ्लावर का क्या कहलाता है? आप कहते हैं सबसे बाहरी चक्र कहलाता है। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो है इसको पंखुड़ी बोला जाता है या फिर दल बोला जाता है। और ये जो पंखुड़ी है या फिर दल है, ये कहाँ रहता है? तो सर बाह्य दल के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? बाह्य दल के अंदर रहता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये क्या हो जाता है? तो गुरुजी ये पुष्प का, किसी भी फ्लावर का बाहरी स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर हम लोग किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी फ्लावर का जो ये वाला पोर्शन होता है ये फीमेल पार्ट कहलाता है। फ्लावर का ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? आप कहते हैं फीमेल पार्ट कहलाता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको अंडप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडप बोला जाता है। और साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और साथ ही साथ जो ये ऊपर वाला संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये सभी मिल करके क्या करते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये सभी मिल करके फूल का, यानी कि पुष्प के मादा भाग का निर्माण करते हैं। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि जो फ्लावर होता है उसका फीमेल पार्ट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे अंडप, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये फ्लावर के क्या कहलाते हैं? फीमेल पार्ट, यानी कि मादा भाग कहलाते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आप ये संरचना देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पूरे संरचना को पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला संरचना, इसी में क्या होता है? तो गुरुजी इसी में परागकण रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। ये वाला संरचना आपका क्या है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये परागकोश है। क्या है? परागकोश है, जिसमें क्या रहेगा? पॉलन ग्रेन रहेगा, यानी कि परागकण रहेगा। और साथ ही जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी ये फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट, जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी फूल का, किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है? स्टेमेन होता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसमें कौन आ जाता है? तो आप कहते हैं परागकोश और फिलामेंट, और साथ ही साथ स्टेमेन की पूरी संरचना आ जाती है। मतलब साफ है कि जो आपका फ्लावर है, कोई भी फ्लावर होगा तो उसका जो फीमेल पार्ट होगा उसमें कौन कौन आएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अंडप आ जाएगा, साथ ही क्या आ जाएगा? वर्तिका, या फिर आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वर्तिकाग्र आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे फ्लावर के मेल पार्ट की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पुंकेसर आ जाएगा। और पुंकेसर की जो संरचना होगी, चाहे वो हमारा एंदर, परागकोश हो, या फिर पॉलन ग्रेन हो, या फिर फिलामेंट हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? तो किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट कहलाएंगे, यानी कि नर भाग कहलाएंगे। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि पुष्प के प्रजनन भाग डैश है। आप क्या कहिएगा?
कि गुरुजी प्रजनन जो है वो मेल और फीमेल पार्ट से होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पुष्प का मेल और फीमेल पार्ट है वही क्या है, पुष्प का प्रजनन भाग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और आप क्या कहेंगे कि बेसिकली किसी भी फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी पुंकेसर और अंडक होगा। क्या होगा, पुंकेसर और अंडक होगा। और बाकी की जो संरचना है वो तो इनके साथ अटैच होती है। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में पुंकेसर और अंडक दिया हुआ है। आप कहेंगे कि सर जी तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे मित्र बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन देता है? आप कहेंगे गुरुजी कई बार आपने बताया है कि जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं, एस्केलेन काइमा होते हैं, वे पौधों को क्या करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या होगा चला? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो मृदु उत्तक है, इसका काम क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मृदु उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, तो भोजन और पोषण का जो अन्न सामग्री होता है उसको संग्रहित करने का कार्य करती है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में जाइलम भी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि पौधे में जल का संवहन निम्नलिखित में से किस उत्तक के द्वारा होता है, तो आप थाई से क्या कहते हैं कि गुरुजी जाइलम के द्वारा होता है। और अगर क्वेश्चन ये करा जाए कि पौधे में भोजन और हार्मोन का संवहन किस उत्तक के द्वारा होता है, तो आप कहते हैं फ्लोएम के द्वारा होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो दृढ़ उत्तक भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि दृढ़ उत्तक क्या करता है, तो पौधों को कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है। और आप कह सकते हो कि गुरुजी एक तरह से ये सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि पास्कल डैश की एसआई इकाई है, बताइए ना सॉल्व होगा? मेरे मित्र अगर सॉल्व हो जाएगा तो सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सा। आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान डैश है। आप कहेंगे गुरुजी 18 यूनिट, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि ऐसे कैसे हम लोग मान लेंगे? तो मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानी है H2O है, इसका आणविक भार कितना होता है? तो आप क्या कहिएगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, 2 गो है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है तो 16 और 2 जोड़ दोगे तो चला कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 18 हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 7। मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके आपसे पूछा गया है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें प्राकृतिक रूप से अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, या प्राकृतिक अक्रिय गैस कितने हैं? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग अक्रिय गैस की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस की संख्या 7 होती है। अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी अक्रिय गैस की कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें 6 हमारा क्या होता है, तो सर 6 हमारा प्रकृति होता है, यानी कि जो हमारा 6 अक्रिय गैस होता है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा 7वां अक्रिय गैस OG यानी कि ऑर्गेनेशन होता है, इसको आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कितने अक्रिय गैस हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि टोटल अक्रिय गैस पीरियोडिक टेबल में 7 गो है, जिसमें 6 गो प्राकृतिक में पाया जाता है और 1 को हम लोग बनाते हैं, तो ये जो 6 है वो हमारा क्या है? आप कहेंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अक्रिय गैस हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो आप सबों को याद होगा, हीना आकर जाना रे, यानी कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब के सब क्या हैं? तो गुरुजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अक्रिय गैस हैं। और साथ ही जब हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ऑर्गेनेशन की। किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनेशन की, जिसका सिंबल OG होता है। ये भी क्या है? अक्रिय गैस हैं। क्या है? अक्रिय गैस हैं, लेकिन किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये कृत्रिम अक्रिय गैस है, यानी कि आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है।
तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है, आप कहेंगे 6। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का अनदर यूनिट यानी कि अन्य यूनिट क्या होता है, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EV से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, आप कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रॉन हमारे पहले ऑप्शन में, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, या परमाणु किससे मिलके बना होता है, या फिर परमाणु का मौलिक कण क्या है, तो आप किसका नाम लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम लेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो पॉजिट्रॉन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पॉजिट्रॉन है ये किसका एंटी पार्टिकल है, तो आप कहेंगे कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन क्या है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने करा, आप कहेंगे कार्ल एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, कार्ल एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने करा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सा। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। आप कहेंगे गुरुजी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो कि धातु हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ऑप्शन में लिथियम, चांदी और पोटेशियम दिया हुआ है, नहीं होगा आंसर। दूसरा है लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, आप कहेंगे गुरुजी कैल्शियम दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा आंसर। और तीसरा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, आप कहेंगे बिल्कुल सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान गुना त्वरण इक्वल टू व्हाट। आप कहेंगे बल, क्योंकि F इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं ma पढ़ते हैं। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। सही आंसर क्या हो जाएगा चेला, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र डैश है। आप कहेंगे गुरुजी कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। और अगर हमसे क्वेश्चन करा जाता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं Na2CO3 10H2। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे Na2CO3 को क्या बोला जाता है, सोडा एस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडा एस भी बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र डैश है, आप कहेंगे Na2CO3 और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी पीछे के सेशन में आपने कई बार बताया है और हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। मेरे मित्र अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली पत्ता गोभी से उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन है मूली, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकली, तीसरा ऑप्शन है गांठ गोभी, चौथा ऑप्शन है करम साग। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पौधा है जो जंगली पत्ता गोभी से उत्पन्न नहीं होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये जंगली पत्ता गोभी क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं जंगली पत्ता गोभी की, तो हम लोग क्या कहते हैं
कि गुरुजी ये जो जंगली पत्ता गोभी है ये एक्चुअली में दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का स्थानीय पौधा है। जो आपका जंगली पत्ता गोभी है वो क्या है, तो आप कहेंगे दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का स्थानीय पौधा है। और ध्यान दीजिएगा कि इसी को जंगली सरसों के रूप में भी जाना जाता है या फिर इसी को ब्रेसिका ओलेरेसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो जंगली पत्ता गोभी है इसको ब्रेसिका ओलेरेसिया या फिर जंगली सरसों के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ का स्थानीय पौधा है, तो आप कहेंगे दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का स्थानीय पौधा है। और ध्यान में रखेंगे ये जो आपका जंगली पत्ता गोभी है इसको 7 प्रमुख समूह में बांटा गया है। और वो 7 प्रमुख समूह आपका कौन सा है, तो पहला है आपका केल और कोलार्ड ग्रीन्स, दूसरा है आपका चीनी ब्रोकली, तीसरा है ब्रोकली, चौथा है फूल गोभी, पांचवा है पत्ता गोभी, छठा है आपका ब्रसेल्स स्प्राउट और सातवां है आपका कोहराबी। यानी कि जो जंगली पत्ता गोभी है इससे केल और कोलार्ड ग्रीन्स उत्पन्न हो सकता है, चीनी ब्रोकली उत्पन्न हो सकता है, ब्रोकली उत्पन्न हो सकता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और कोहराबी क्या हो सकता है, तो गुरुजी उत्पन्न हो सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा जंगली पत्ता गोभी से उत्पन्न नहीं होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी आपने इस 7 समूह में कहीं पे भी मूली का नाम नहीं लिखा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जंगली पत्ता गोभी है इससे मूली उत्पन्न नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जो ब्रोकली और गांठ गोभी है और साथ ही साथ जो करम साग है इस चीज़ को तो आपने कहीं पे लिखा ही नहीं है, आपने तो अलग अलग नाम लिख दिया है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके दूसरे ऑप्शन में जो ब्रोकली है उसको आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और तीसरे ऑप्शन में जो गांठ गोभी है, एक्चुअली गांठ गोभी को ही क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे फूल गोभी बोला जाता है। जब आप फूल गोभी लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, तो गुरुजी उसमें गांठ जैसी संरचना होती है उसके फूल का, यहाँ पे गांठ गोभी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे फूल गोभी हो जाएगा। और साथ ही आपके जो चौथे ऑप्शन में करम साग है, एक्चुअली में ये क्या है, तो जो आपका केल और कोलार्ड ग्रीन्स होता है इसी को क्या बोला जाता है, करम साग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करम साग बोला जाता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जंगली पत्ता गोभी से हम लोग ब्रोकली, गांठ गोभी या फिर करम साग उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि मूली उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हम लोग किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर परिपथ में, सर्किट में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मौजूद है तो उससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं है या मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं है तो उससे क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमसे करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है। हम कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ में आवेश तभी प्रवाह होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन जो है परिपथ में आवेश का प्रवाह स्थापित करता है, तो आवेश का प्रवाह किससे स्थापित होगा, आप कहेंगे गुरुजी इलेक्ट्रॉन से ही स्थापित होगा। क्यों, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा मुक्त अवस्था में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक प्रवाहित नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट करके FeSO4 प्लस Cu बना ले रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है अपघटन। क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया हुआ है उसमें फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और साथ ही कॉपर को अलग कर देता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को विस्थापित करके उसका जगह खुद ले ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे यही हो रहा है। कैसे, यहाँ पे Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको ये बाहर निकाल दे रहा है और खुद सल्फेट के साथ जुट करके क्या बना ले रहा है, आप कहेंगे फेरस सल्फेट बना रहा है।
तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे लोहा के द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है, दैट्स वाई ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा या फिर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में विस्थापन लिखा हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी तीसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में उष्माक्षेपी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से क्या हो, तो उष्मा का निष्कासन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे कि ऑप्शन में तो संयोजन अभिक्रिया दिया हुआ है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ जुड़ करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो अपघटन भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संयोजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपघटन होता है, और इसी को हम लोग वियोजन भी बोलते हैं। संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं, और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जो आपका एकल अभिकारक होता है वो टूट करके एक या एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है। तो संयोजन का जस्ट उल्टा कौन होता है, वियोजन, ऐसे याद रखेंगे। जुड़ना का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे टूटना, और वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़ा अणु टूट रहा होगा उसको आप अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। आपका पहला ऑप्शन है मांसपेशीय ऊर्जा। आप कहेंगे कि गुरुजी मांसपेशीय ऊर्जा जो है वो हमारे मसल्स के द्वारा एक्ट होगा, और जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को अपने मसल से खींचने की कोशिश करेंगे वहाँ पे कौन सी ऊर्जा लगेगी, मांसपेशीय ऊर्जा लगेगी। जैसे कोई बैलगाड़ी गाड़ी को खींच रहा होता है तो बैल के मसल्स के द्वारा क्या होता है, तो गुरुजी वहाँ पे ऊर्जा लग रहा होता है। और आपके दूसरे ऑप्शन में है स्थितिज ऊर्जा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो गुरुजी mgh लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगी, ऊंचाई पे डिपेंड करेगी। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। मान लीजिए ये हमारा हथौड़ा है, इसको हम ऐसे उठाए हुए हैं, ये किसी न किसी ऊंचाई पे होगा, और ऊंचाई पे इसका ऊर्जा क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि वस्तु के स्थिति के चलते उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर डिपेंड करती है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उठा हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा होगा, तो हम लोग सरल शब्दों में कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में गतिज ऊर्जा है, कहने की कोई जरूरत नहीं, वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में ऊष्मा ऊर्जा है, तो मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो हीट होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि ऊष्मा से जो ऊर्जा हम लोगों को मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ 14 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।